हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम मॉन्की पॉक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि मॉन्की पॉक्स है जो वो काफ़ी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। एंड इसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे कि ये कब आया था, कैसे आया था, और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और अभी तक क्या केसेस हैं, और जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इसके लिए जारी की हैं उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और इनमें से काफ़ी मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। तो उसमें भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो मॉन्की पॉक्स का जो फर्स्ट केस था वो 1958 में आइडेंटिफाई हुआ था कोपनहेगन, डेनमार्क में। लेकिन ये जब केस आइडेंटिफाई हुआ था वो ह्यूमंस में नहीं हुआ था, वो मंकीज में हुआ था इन 1958 कोपनहेगन। और जो फर्स्ट केस है मॉन्की पॉक्स का इन ह्यूमन, वो हमें 1970 में मिला था इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो क्या है? कॉन्गो एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में है। इसके बाद ये अगर हम मॉन्की पॉक्स की बात करते हैं तो मॉन्की पॉक्स अफ्रीका में एंडेमिक है। एंडेमिक जैसे हमें पता है कि जो डिजीजेस कॉन्स्टेंटली किसी भी एरिया में प्रेजेंट होती है। लेकिन इन 2003 द फर्स्ट केस ऑफ मॉन्की पॉक्स आउटब्रेक आउटसाइड ऑफ अफ्रीका वाज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन इन 2003 में अफ्रीका के बाहर इन यूएसए मॉन्की पॉक्स का जो केस था वो मिला था। एंड जैसे कि हमें पता है कि इन मई 2022 देयर आर मल्टीपल केसेस ऑफ मंकी पॉक्स वर आइडेंटिफाइड इन सेवरल नॉन एंडेमिक कंट्रीज। सो अभी 2022 में रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने इसको जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित किया है, और ये काफी कंट्रीज में अभी इसके जो केसेस हैं वो हमें मिल रहे हैं। तो अगर हम रिपोर्ट देखते हैं डब्ल्यूएचओ की, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अभी तक टोटल 16,000 जो केसेस हैं मंकी पॉक्स के वो रिपोर्टेड हैं इन 75 कंट्रीज। एंड उन केसेस में से 5 जो डेथ्स हैं वो हुई हैं। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो फर्स्ट कंफर्म्ड केस था मंकी पॉक्स का वो 14 जुलाई 2022 को इन कोल्लम, केरला में रिपोर्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट केस जो था वो कब आया था, जो कि हमने डिस्कस किया कि 1970 में था इन कॉन्गो। उसके बाद वो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन इंडिया जो पहला केस था मंकी पॉक्स का वो कब रिपोर्ट हुआ था। So it was reported on 14th July 2022 in Kerala. And till now, 4 confirmed case of monkeypox identified in India, जिनमें से कि 3 जो केसेस हैं वो केरला में आइडेंटिफाई हुए हैं और एक दिल्ली में। और जो फर्स्ट केस इंडिया में आइडेंटिफाई हुआ था रिसेंटली, अभी उस केस की डेथ हो गई है। सो वन डेथ इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन इंडिया। और इंडिया में जो डेथ हुई है वो साउथ एशिया या एशियन रीजन की फर्स्ट डेथ है। एंड अगर हम बात करें तो ऑन 23rd जुलाई 2022 डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब बोला गया था। तो इट वाज ऑन 23rd जुलाई 2022। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एजेंट की, कि मंकी पॉक्स किस एजेंट की वजह से होता है, तो जो एजेंट है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। मतलब कि इट इज नॉट अ आरएनए वायरस, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। एंड ऑर्थोपॉक्स वायरस जो जीनस है और फैमिली पॉक्स विरिडे फैमिली, उससे ये वायरस बिलोंग करता है। एंड मंकी पॉक्स जो है इट इज अ जूनोटिक डिजीज। अब हमें पता है कि जूनोटिक डिजीजेस कौन सी होती हैं, जो एनिमल से ह्यूमन को में फैलती हैं, उनको हम जूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मंकी पॉक्स है वो किस तरीके की डिजीज है। तो इट इज अ जूनोटिक डिजीज। एंड अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, कि जैसे हमें पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कि एक बार जब पर्सन का, जो होस्ट का, जो जिसको हम बोलेंगे ससेप्टिबल होस्ट, जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो जो डिजीज होने के रिस्क में है, अगर वो पर्सन वायरस के कांटेक्ट में आता है, तो वायरस के कांटेक्ट में आने से लेकर जब तक उसकी बॉडी में, जब वो पर्सन उस बीमारी के लक्षण नहीं शो करता, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। सो यूजुअली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 से 13 डेज है।
मतलब कि एक बार वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद जो पर्सन है वो 6 से 13 दिनों तक, जब 6 से 13 दिनों में अपने जो लक्षण हैं मंकी पॉक्स के वो शो करने लगता है। लेकिन इसको हम 5 to 21 डेज भी लेते हैं। सो बेसिकली इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 21 डेज। अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि मतलब ये फैलता कैसे है, तो ये पहला बात तो हमने पढ़ लिया कि ये एक जूनोटिक डिजीज है। मतलब ये पशु मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं उनसे ह्यूमंस में होती है। एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन विद एन इन्फेक्टेड एनिमल और ह्यूमन टू ह्यूमन। ये इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन को होगी या पर्सन टू पर्सन एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में भी ये फैलती है। एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ये कैसे फैलती है, लाइक डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कि मंकी पॉक्स हो रखा है, अगर हम उस पर्सन के किसी भी बॉडीली फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, लाइक टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, जो उसके बॉडी पे जो रैशेज हुए हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, जो लीजन मटेरियल, मतलब कि जैसे हमें पता है कि मंकी पॉक्स में क्या है कि ज्यादातर लोगों की बॉडी पे जो है वो काफी रैशेज हो जाते हैं, काफी बड़े बड़े रैशेज होते हैं। अगर उस रैशेज के कांटेक्ट में पर्सन आता है तो भी उसको जो है मंकी पॉक्स होने का खतरा रहता है। और अगर हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से कैसे फैलेगा, बाई कंटेमिनेटेड क्लोथिंग और लिनेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब कि अगर कोई पर्सन है जिसको मंकी पॉक्स हो रखा है, अगर वो पर्सन जो बेडशीट यूज कर रहा है, जो जो कपड़े यूज कर रहा है, अगर उन कपड़ों को हम टच करें या उस बेडशीट के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां से भी जो बीमारी है वो एक पर्सन को अगले पर्सन को फैल सकती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब कि जैसे जो हमारा वायरस है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, आईज एंड माउथ, उसके कांटेक्ट में भी आता है। अगर पर्सन खांसी कर रहा है या छींक रहा है, तो जब वो छींकेगा खांसी करेगा तो कुछ ड्रॉपलेट्स हैं जो कि एयर में आ जाएंगे। तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद भी जो पर्सन है उसको जो मंकी पॉक्स है वो हो सकता है। इसके बाद अगर हम इनके लक्षण की बात करते हैं, मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सो जो मंकी पॉक्स है वो एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है विद द सिम्टम लास्टिंग फ्रॉम 2 to 4 वीक्स। मतलब ये अपने आप ठीक हो जाती है एंड विद इन 2 to 4 वीक्स जो है पेशेंट ये जो सिम्टम्स है वो अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो इसमें जो पर्सन है वो किस क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो उसको फीवर होगा, सिर दर्द रहेगी बहुत ज्यादा, जितने भी हमारे लिम्फ नोड्स हैं, मतलब कि जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो सूज जाएंगी, ठीक है, वहां पे गांठें बन जाएंगी। बॉडी में मसल एक रहेगा, पूरे शरीर में दर्द रहेगा, ठीक है, बैक पेन रह सकती है, फीवर के साथ पेशेंट को चिल्स भी आ सकते हैं, शिवरिंग हो सकती है, ठीक है। और लीजन्स, पूरी बॉडी में क्या है, लीजन्स हो जाएंगे, मतलब पूरी बॉडी में जो है पेशेंट के रैशेस हो जाएंगे, लीजन्स हो जाएंगे। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो जो लक्षण है वो पेशेंट में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केस डेफिनेशन की, तो जैसे हम पढ़ते हैं कि कंफर्म्ड केस एंड सस्पेक्टेड केस, जैसे कि अभी हमने देखा कि इंडिया में अभी तक 4 कंफर्म्ड केस आए हैं लेकिन बहुत सारे सस्पेक्टेड केसेस भी हैं। तो हम कब बोलेंगे कि ये पर्सन जो है वो सस्पेक्टेड केस है या ये जो पर्सन है वो कंफर्म्ड केस है। सो सस्पेक्टेड केसेस हमारे वो पर्सन होते हैं, a person of any age having history of travel to the affected country within last 21 days presenting with an unexplained acute rash। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी हिस्ट्री है कि वो ऐसे देश से होकर आया है जहाँ पे ऑलरेडी मंकी पॉक्स के केसेस हैं पिछले 21 दिनों में, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 तक हो सकता है। और अगर पर्सन की बॉडी पे क्या है, रैशेस हैं जिसका कि उसे कारण नहीं पता, और इसके अलावा इनमें से कोई भी एक सिम्टम प्रेजेंट है, अगर स्वोलन लिम्फ नोड्स हैं, फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक है, जब प्रोफाउंड वीकनेस है, तो हम बोलेंगे कि जो पर्सन है वो सस्पेक्टेड है, मतलब कि उसको मंकी पॉक्स होने हो सकता है। इसके अलावा एक हमारा आता है कंफर्म्ड केस, मतलब कि जो कंफर्म हो गया कि इसको तो मंकी पॉक्स है। तो वो हम कब बोलेंगे कि जब पर्सन को वो सब भी था कि वो किसी कंट्री से आया है जहाँ पे मंकी पॉक्स है पिछले 21 दिनों में, उसकी बॉडी पे रैशेस हैं, साथ ही साथ उसको फीवर है, जब बैक एक है, कोई भी एक ऐसा सिम्टम प्रेजेंट है, और उसके बाद लैब में टेस्ट करने के बाद
जो उसका हमने पीसीआर किया, ठीक है, उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो हमारा वायरस था वो प्रेजेंट था। तो इसका मतलब जो पर्सन है वो कंफर्म्ड केस है। और अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसमें हम पीसीआर टेस्ट ही करते हैं, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद हमारी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब मंकी पॉक्स के बाद पर्सन जो है उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो लाइक उसको निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन या सेप्सिस हो सकती है किसी भी तरीके की, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, और जो मेन है कि उसकी जो कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मतलब कि आंख का जो कॉर्निया है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो पर्सन की जो है लॉस ऑफ विजन भी हो सकती है, कि जो उसकी विजन है वो भी पर्सन जो है वो जा सकती है। इसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लाइक इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है ना, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में बहुत जल्दी फैलती है। तो हमने इमीडिएटली पेशेंट को आइसोलेट करना है। अगर तो वो सस्पेक्टेड केस है हमने तब भी उसको आइसोलेट करना है, और अगर वो कंफर्म्ड केस है तो तब तो हमने आइसोलेट करना ही है, मतलब पेशेंट को बाकी लोगों से हमने अलग रखना है। सो आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट इज एन इन एन आइसोलेशन रूम ऑफ द हॉस्पिटल और एट रूम, ठीक है, बहुत जरूरी है। सेपरेट पेशेंट टू वियर अ ट्रिपल लेयर मास्क, हमने पेशेंट को बोलना है कि मास्क पहनना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये अगर पेशेंट खांसी करता है, जो स्नीज करता है, तो उससे भी ये जो वायरस है वो फैल सकता है। तो इसलिए हमने बोलना है मास्क डाल के रखना है। उसके बाद जो भी पेशेंट के शरीर पे दाने हुए हैं, स्किन लीजन्स हुए हैं, उनको कवर करके रखना है। पेशेंट को हमने बोलना है कि या तो पूरी बाजू वाले कपड़े पहने और लॉन्ग पैंट डाले, ताकि जो उसके लीजन्स हैं वो एक्सपोज ना रहे, उनको हमने ढक के रखना है। एंड आइसोलेशन, हमने कब तक पेशेंट को अलग रखना है बाकी लोगों से, जब तक कि जो उसके दाने हुए थे शरीर पे वो पूरे तरीके से ठीक ना हो जाएं, तब तक हमने पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्किन रैश है अगर पेशेंट के, मतलब कि शरीर पे जो दाने हैं उनको हमने कैसे मैनेज करना है, कि उनको सिंपली हमने किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ क्लीन करना है, और उसके ऊपर हमने मुप्रीरोनिक एसिड या फ्यूसिडाइन लगाना है। फिर उसको लाइट ड्रेसिंग के साथ कवर करना है। पेशेंट को बोलना है कि बार बार उन दानों को टच नहीं करना और उनके ऊपर खुजली नहीं करनी है, ठीक है। और अगर ज्यादा ही इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को जेनाइटल अल्सर्स हैं तो तब पेशेंट को हम सिट्स बाथ के लिए बोलेंगे। अगर ओरल अल्सर्स है, मुंह के अंदर भी अगर अल्सर हो गए हैं, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि गर्म पानी के गार्गल्स करने हैं, गरारे करने हैं। और अगर आंख भी इन्वॉल्व हुई है तो उस केस में हमने पेशेंट को बोलना है कि जो आंख का डॉक्टर है उसको दिखाना है। इसके साथ ही हमने पेशेंट को बोलना है कि खुद में पानी की कमी ना हो, क्योंकि ऑब्वियस है कि पेशेंट को भूख ना लगना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, दस्त लगना, ठीक है, ये सारे लक्षण भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि पेशेंट को ओआरएस लेना है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स लेने हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, पानी ज्यादा पीना है, ओआरएस लेना है। फिर आईवी फ्लूइड्स भी हम लगा सकते हैं, और पेशेंट को बोलना है कि अच्छी डाइट खानी है। और अगर पेशेंट को फीवर है तो उस केस में हम पेशेंट को टैपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, ठीक है, पानी मतलब कि रुमाल वगैरह पानी से गीला करके उसको बुखार उतारने की हम कोशिश करेंगे। पैरासीटामोल दे सकते हैं डॉक्टर के कहने पे। अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा ईचिंग है, बहुत ही ज्यादा अगर उन दानों के ऊपर खुजली हो रही है, तो हम पेशेंट को कैलामाइन लोशन लगाने के लिए बोलेंगे, या एंटी हिस्टामाइन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो देंगे। नोजिया वॉमिटिंग है तो उल्टी बंद होने की दवाई के लिए बोलेंगे, एंटी एमेटिक्स लेने के लिए बोलेंगे। और अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा सिर दर्द है या बॉडी में दर्द है तो पेशेंट को बोलेंगे कि पीसीएम लेने के लिए। लेकिन ये जितनी भी है ये अपने आप से नहीं करनी है, ये डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेगा तभी करनी है। इसके बाद कब तक हमने पेशेंट को जो है वो आइसोलेट करके रखना है या अलग रखना है, तब पहले तो हमने पेशेंट को बोलना है कि जो भी पेशेंट्स हैं जिनके जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, लाइक ऐसे पेशेंट्स जिनको कैंसर है, या ऐसे पेशेंट्स जिनको एचआईवी है, या जिनकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, कैंसर की दवाई चल रही है, उन पेशेंट्स में जो इम्यूनिटी है वो कम होती है और उनको बाकी तरह की इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो उन पेशेंट से दूर रखना है, और प्रेग्नेंट वुमेन से दूर रखना है, और छोटे बच्चों से दूर रखना है, जब तक कि उनके शरीर पे जो दाने हुए थे वो पूरे तरीके से ना ठीक हो जाए। इसके बाद हमने
बोलना क्या है कि 21 डेज ऑफ आइसोलेशन। इसमें जो हमारा मंकी पॉक्स में जो आइसोलेशन का टाइम है दैट इज ऑफ 21 डेज। क्यों? क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो हमारा होता है, उसका जो हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तब तक हम पेशेंट को आइसोलेट करके रखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 21 डेज तक का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, तो इसलिए हमने 21 दिन तक पेशेंट को अलग रखना है बाकी पेशेंट से। उसके बाद मास्क डालने के लिए बोलना है, बार बार हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है। तो लाइक हम कोविड में मास्क डालते थे और हैंड हाइजीन मेंटेन करते थे, सेम इसमें भी हमने पेशेंट को बोलना है कि अपने जो हाथ है वो टाइम टू टाइम धोते रहना है, और जो उसके शरीर पे दाने हुए हैं उसको उन्होंने फुली कवर करके रखना है। इसके बाद इसकी प्रिवेंशन क्या है कि इसको हम कैसे होने से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जो भी पेशेंट का मटेरियल है, लाइक बेड हो गया, ठीक है, बेडशीट हो गई, जिसके कांटेक्ट में पेशेंट आया है उसको हमने उसके कांटेक्ट में नहीं आना है। और उसके जो बेडशीट है उन सबको हमने ग्लव्स डाल के गर्म पानी में डिटर्जेंट में धोना है और फिर खुली धूप में सुखाना है। उसके बाद पेशेंट को हमने बाकी लोगों से आइसोलेट करना है, ठीक है। हैंड हाइजीन मतलब हैंड वॉश करना है प्रॉपर, टाइम टू टाइम हमने हैंड वॉश करना है। हम हैंड सैनिटाइजर्स भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो हमारा सोप एंड वाटर है उससे हमने देखना प्रिवेंट करना है। और जितने भी हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, लाइक मास्क हो गया, गाउन हो गए, ग्लव्स हो गए, ये हमने पहन के रखने हैं। और अगर पेशेंट को होम आइसोलेशन है तो उस केस में पर्सन के जो यूटेंसिल्स हैं वो अलग रखने हैं, उनको अच्छे से धोना है, कपड़ों को अच्छे से धोना है, पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना है, उसको अलग रखना है। और पेशेंट को बोलना है कि मास्क डाल के रखना है, और जो फैमिली के अदर लोग होंगे उनको भी बोलना है कि मास्क डाल के रखना है। आज के वीडियो में हमने मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग डिस्कशन की है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।